जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही चैनल फैंटेसी एम्पायर 11 में। तो इस वीडियो में हम कोई मैच नहीं कवर करने वाले हैं, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है हम अपनी ड्रीम 11 में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी किस तरह की रखें, कौन कौन से कॉन्टेस्ट को हम ज्वाइन करें और एक मैच में कितना सारा इन्वेस्टमेंट करें। सब कुछ हम इस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। अब टीम क्रिएट करना भी कहीं ना कहीं तक तो ठीक है, अभी हाँ भाई अपनी ड्रीम 11 में टीम क्रिएट कैसे करें, हमको कौन से CVC ऑप्शन रखने चाहिए। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं पता है तो आप लॉस में ही रहने वाले हो, उस टीम क्रिएशन का भी कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब इस बात से तो आप भी एग्री करोगे कि लगा लो आपने ड्रीम 11 में एक टीम को क्रिएट किया और उसी टीम से आपने H2H खेला, H3H खेला, H4H खेला, 10 मेंबर लीग खेला और मिनी ग्रैंड लीग खेला। मतलब कुल मिलाकर ने आपने उसी टीम से 5 कॉन्टेस्ट खेले, तो उस 5 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 कॉन्टेस्ट विन करने वाले हो, बाकी 2-3 आप हारने ही वाले हो। तो आप भी सोचोगे टीम अच्छा क्रिएट किया लेकिन फिर भी मैं हारा हूँ, मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न ही हुआ है, या मार्जिनल प्रॉफिट हुआ है, या मार्जिनल लॉस हुआ है। तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब इस बात से आप भी ज़रूर एग्री करने वाले हो कि हर लीग में जो ओपोनेंट्स है वो डिफरेंट अप्रोच के साथ आते हैं, डिफरेंट टीम मेंटालिटी के साथ आते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप हेड टू हेड देखोगे तो हेड टू हेड में आपको इस तरह से ओपोनेंट थोड़े आने वाले हैं कि जो कि थोड़ा सेफ चलते हैं। H3H में थोड़ा रिस्क लेते हैं, H4H में तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, और 10 मेंबर लीग में भी बंदा सेफ ही खेलता है, और मिनी ग्रैंड लीग में तो मतलब रिस्क लेता ही लेता है। तो सभी प्लेयर्स का मेंटालिटी अलग रहता है। अगर आप एक ही मेंटालिटी के साथ, एक ही माइंडसेट के साथ हर लीग में खेलने वाले हो तो आप किसी भी तरह से जीतने नहीं वाले हो। इस बात से आप भी एग्री करोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल लगा के देता हूँ, अगर आप पॉलिटिक्स में देखो, जैसे अब सेंटर में बीजेपी की सरकार है, अगर आप देखोगे फार्मर्स का डिमांड है वो भी अलग रहता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का डिमांड है वो भी अलग है, यूथ का डिमांड है वो भी अलग है। सो सभी का डिमांड अलग है, किसी का भी डिमांड सेम नहीं है। सो रूलिंग पार्टी को इस तरह से वर्क करना होता है कि सभी को डिमांड्स को अच्छी तरह से समझे, सभी की माइंडसेट को समझे, मेंटालिटी को समझे और उस हिसाब से परफॉर्म करे। तो सभी कॉन्टेस्ट में अलग तरह के माइंडसेट के साथ लोग आते हैं। अगर आप देखोगे कि आप सेम माइंडसेट के ही सभी को हराने वाले हो तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना ही पड़ेगा, आपको उनकी तरह से सोचना पड़ेगा कि वो क्या डिमांड रख रहे हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, उनका माइंडसेट क्या है। आपको उस तरह से उनको बीट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आपको सभी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ कि लोग मोस्ट प्रोबेबली क्या सोचते हैं, आपको सभी कुछ बताने वाला हूँ कि आपको ड्रीम 11 में इस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे रखनी है। क्योंकि अगर आप देखोगे, आप बहुत सारे पैसे लगा रहे हो ड्रीम 11 में, बहुत सारी अच्छी टीम्स भी क्रिएट कर रहे हो, लेकिन पैसे नहीं जीत पा रहे हो। उसका मेन रीज़न यही है कि आप इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं कर रहे हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, इवन बल्कि खुद मैं ऐसा हूँ, जब मेरी टीम वर्क नहीं करती है तब भी मैं इन्वेस्टमेंट तो वापस ले ही लेता हूँ या मार्जिनल प्रॉफिट में ही रहता हूँ। ये सब जो कमाल है वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का है। आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आनी चाहिए, नहीं तो अगर आप खतरनाक से खतरनाक टीम भी बनाओगे तब भी बहुत चांसेस रहने वाले हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट ही वापस आए या आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी कुछ A to Z हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आपको सभी कुछ बताने वाला हूं। अब मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, यूट्यूब पर कंटेंट कुछ खास इंप्रेसिव नहीं रहता है। सभी लोग जो है वो व्यूज़ के लिए ही ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस देखी कि ड्रीम 11 में अपनी मतलब टीम भी कैसे क्रिएट करें और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी क्या रखें। उसमें भाई लोग कुछ अलग ही तरीके से बताते हैं कि नाइट मैचेस खेलो, कि जिस पे लाइनअप्स नहीं आते हैं वो खेलो, क्योंकि उस पर कॉम्पिटिशन अलग रहता है। अगर आप भी ये देखो ऑब्वियसली हंसने वाले हो कि नाइट मैचेस खेलें जिसमें लाइनअप्स नहीं आता है, मतलब उस प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करें जिनका कोई स्टैट भी नहीं है। खुद इतनी ज़्यादा रिसर्च करो, सब करो, उसके बाद लाइनअप भी ना आए, उसके बाद पता लगे आपके प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। अगर आप एक बात सोचोगे, जो आपका इन ओपोनेंट है वो भी ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी टीम लेके आ रहा है, वो भी ऑब्वियसली यही माइंडसेट के साथ आ रहा है कि भाई सामने वाला इस मैच में ऐसी ही कुछ भी टीम बना ले आएगा, क्योंकि इस मैच में मैंने पूरा रिसर्च किया है। तो सभी ओपोनेंट्स आपके ऐसे ही करने वाले हैं। तो उस हिसाब से ऐसे कुछ मैचेस में इन्वेस्टमेंट करने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है। और यूट्यूब पर भी अच्छा कुछ खास कंटेंट नहीं है, सब वीडियोज़ के लिए, व्यूज़ के लिए, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। तो उस हिसाब से आपके लिए ये वीडियो अच्छी खासी रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मोटिवेशन मिल गया है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है वो क्यों ज़रूरी है, सभी कुछ बताने वाला हूँ। अब सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, नेवर इन्वेस्ट इन सिमिलर कॉन्टेस्ट। अब आपको 2 चीज़ें बिल्कुल ही ध्यान पर रखनी है। सबसे पहली बात तो है, आपको कभी भी एक तरह के कॉन्टेस्ट नहीं खेलने हैं, आपको डिफरेंट तरह की लीग ज्वाइन करनी है। और दूसरी, आपको एक टीम से नहीं खेलना है, आपको डिफरेंट टीम से खेलना है। अब आपको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे आप देखो, 22 प्लेयर्स होते हैं, 22 में से आपने 11 को ही अपनी टीम में सेलेक्ट करना रहता है। अब आप अगर देखोगे जनरली ऐसा ही होता है कि 22 में से आप लगा लो 14 से 15 प्लेयर ऐसे हैं जिनके बीच में आपको 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है, बाकी सभी को इग्नोर कर सकते हो। सो कुल मिला के 15 प्लेयर से
आपने 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, सो आप 4 प्लेयर्स को ड्रॉप कर रहे हो और बाकी 11 को अपनी टीम में कंसीडर कर रहे हो। तो बाकी जो 4 प्लेयर हैं ऑब्वियसली आपको ओपोनेंट्स भी ड्रॉप करने वाले हैं, क्योंकि आप 4 प्लेयर वही ड्रॉप करने वाले हो जिनका सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा कम है, जिन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिया है, उनका क्षमता है परफॉर्मेंस देने का, तभी आपने उनको पहले 15 में रखा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा उनका अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया है, तो थोड़े डर के हिसाब से आपने उनको अपनी टीम से ड्रॉप किया है और बाकी 11 को अपनी टीम में कंसीडर किया है। अब यहीं पर सबसे बड़ा लोचा है कि आपको बताऊं, अब आपने सबसे पहले एक टीम से नहीं खेलना है, डिफरेंट टीम्स को बनाना है और दूसरा सिमिलर कॉन्टेस्ट नहीं खेलने हैं। अब आपको मैं थोड़ा मतलब ओपोनेंट्स का मेंटालिटी बताता हूँ कि कौन सी लीग में कैसे ओपोनेंट्स आते हैं। अगर आप हेड टू हेड देखोगे, आपके हेड टू हेड में सेफ ओपोनेंट आने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक तो चेंज करके आएंगे, बाकी टीम सेम ही रहने वाली है। आप ऐसा लगा के चलो कि 10 प्लेयर तो मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहने वाले हैं, एक दो प्लेयर में फ़र्क होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा CVC का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा फ़र्क रहने नहीं वाला है। अगर आप हेड टू हेड 3 हेड में देखोगे, H3H में मतलब उसमें ऐसा रहता है कि 2 से 3 चेंज तो रहने ही वाले हैं, CVC में ज़्यादा चेंज नहीं रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 प्लेयर में ही चेंज रहता है। अगर आप हेड टू H4H देखोगे, हेड फॉर हेड, तो उसमें ऐसा रहता है कि CVC भी डिफरेंशियल रहने वाले हैं, इवन कि जिन प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है वो आपके ओपोनेंट्स लेके आने ही वाले हैं, क्योंकि 4 मेंबर लीग है, 4 मेंबर लीग में बंदे बड़ा रिस्क लेते हैं, तो उस हिसाब से वो ऐसा करने वाले हैं कि जिन्होंने 4 डिफरेंशियल मतलब लिए हैं, उन्होंने 4 मोस्ट सिलेक्टेड प्लेयर्स की जगह पे वो 4 डिफरेंशियल लिए हैं। सो अगर आप सेफ लेके जा रहे हो और आपके ओपोनेंट्स चारों डिफरेंशियल लेके आ रहे हैं और वो चारों में कोई एक भी परफॉर्म किया, तो सिंपली अब वन साइडेड हारने वाले हैं। क्योंकि आप देखोगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई रहता है जनरली वो कम परफॉर्म करते हैं, और जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम रहता है वो जनरली ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, तो उस हिसाब से आप हारने ही वाले हो। सो आपको सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट बिल्कुल भी नहीं खेलना है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट खेलना है और आपको डिफरेंट टीम्स के साथ भी खेलना है। अब जैसे कि मैंने कहा 15 प्लेयर्स रहते हैं, 15 में से आप अपनी टीम में 11 को सिलेक्ट करते हो, तो उस हिसाब से आप 4 प्लेयर्स को ड्रॉप कर रहे हो। अब जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, आपने क्या करना है, 2-3 टीम्स बनानी है। सबसे पहले एक हेड टू हेड की टीम बनाना जो कि सेफ टीम रहने वाली है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके ओपोनेंट भी सेम माइंडसेट के होगा भी हाँ भाई 9 से 10 प्लेयर तो सेम ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 प्लेयर डिफरेंट ले लेंगे, तो उस हिसाब से आपको टीम क्रिएट करनी है और वो हेड टू हेड में ज्वाइन करनी है। अब आपको थोड़ा बड़ा रिस्क लेना है, जो आपकी प्रेडिक्शन के ऊपर रहेगा, आपकी एनालिसिस के ऊपर रहेगा कि आपको 2 से 3 तो डिफरेंशियल ट्राई करने ही करने हैं, लेकिन CVC पे ज़रा फोकस नहीं करना है। आप सिर्फ 2 से 3 डिफरेंशियल प्लेयर ही ट्राई करो और उससे आपको H3H को ज्वाइन करना है। अब जो H4H का मेन मुद्दा है, आपने उसको ये करना है कि सबसे पहले CVC पर गेम खेलना ही खेलना है, क्योंकि सबसे बड़ी गेम CVC की रहती है, और आपने H4H में H3H पर टीम ही रखनी है, मतलब 2-3 आपने वही रखने हैं कि डिफरेंशियल प्ले ले लिए, मगर उसने आपने CVC का गेम भी ज़रूर खेलना है, क्योंकि CVC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो H3H में आपने ऐसे करना है कि 2-3 डिफरेंशियल लेने हैं, CVC में ज़्यादा गेम नहीं खेलनी है। H4H में आपने 2-3 डिफरेंशियल लेने हैं H3H जैसे, लेकिन CVC पर गेम ज़रूर खेलनी है। उसके बाद 10 मेंबर लीग है, 10 मेंबर लीग जनरली थोड़ी सेफ रहती है, H2H टाइप जैसी ही रहती है, तो आपको हेड टू हेड वाली टीम वहीं पर लगानी है। मिनी ग्रैंड लीग में तो ऑब्वियसली आप जो मर्जी रिस्क ले सकते हो। अब आप इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो खुद सोचो, आपने एक तो सेफ टीम भी बना लिया, अगर आपका रिस्क वर्क नहीं किया तो ऑब्वियसली सेफ टीम से आपको पैसा तो मिलने ही वाला है, लेकिन अगर आपका रिस्क वर्क भी कर गया तो आप सबसे पहले H3H H4H भी जीतने वाले हो। और जैसे कि मैंने कहा H2H में मोस्ट प्रोबेबली ओपोनेंट सेफ भी आते हैं, तो आप H2H से भी जीत सकते हो। सो अगर आपका कम पॉइंट्स है आप उससे भी जीतने वाले हो, अगर आपका ज़्यादा पॉइंट्स है आप उससे भी जीतने वाले हो। अब आप खुद सोचो एक बात, जैसे लगा लो आपने अपनी प्रेडिक्शन की, आपने पूरे अपनी एनालिसिस की, पूरी रिसर्च की और आपने देखा कि यही टीम परफॉर्म करने वाली है, आपको इसी को ही अपनी टीम में कंसीडर करना है, आपको इसको अपनी टीम से कंसीडर नहीं करना है, आप पर्टिकुलर प्लेयर्स पे ही फोकस कर रहे हो, आप सब कुछ ऐसा लगा के चल रहे हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मैं बताऊँ जो भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हो ठीक है, आपने ये सोचा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बहुत सारे मैचेस में होता है कि आपका लक आपका साथ ना दे। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि RCB वाला मैच हुआ था, आपको डिटेल में बताता हूँ। RCB और SRH का मैच था जो कि अभी हुआ था, उसमें 15 प्लेयर भी नहीं थे। आप ये मान के चलो कि उसमें 11 से 12 मतलब 12 से 13 प्लेयर्स ही थे जो आपकी टीम के लिए डिसेंट ऑप्शन थे, उनमें से आपको 11 को अपनी टीम में कंसीडर करना था। अब इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली ओपोनेंट्स 1-2 चेंजेस के साथ ही आने वाले हैं, क्योंकि अगर मतलब 13 ही प्लेयर हैं, 13 में से आप 11 तो अपनी टीम में कंसीडर करने ही हैं, तो उस हिसाब से 1-2 चेंजेस ही रहने वाले हैं। अब उसमें मैंने क्या किया, उसमें मुझे लगा कि मोस्ट प्रोबेबली यही ओपोनेंट्स पर बंदे जो हैं वो परफॉर्म करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से यही कुछ होने वाला है, तो मैंने उसमें हाई इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक ही टीम के साथ अलग अलग कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लिया। लेकिन उसमें जैसे कि मैंने
कहा आपकी प्रेडिक्शन भले ही अच्छी हो, आपकी रिसर्च भी भले ही अच्छी हो, लेकिन क्या पता आपकी किस्मत आपका कब साथ कब छोड़ जाए, ऐसा कभी भी हो सकता है। तो आपको सेफ चलना है और डिफरेंट कॉन्टेस्ट के साथ डिफरेंट लीग को ज्वाइन करना है। अब मेरे साथ ऐसा ही हुआ, देखो मैंने अपना कैप्टन किया विल जैक्स को और मैंने अपना वाइस कैप्टन जो है विराट कोहली को किया, और मोस्ट ऑफ द ओपोनेंट्स अपना कैप्टन विराट कोहली को करके आए थे और अपना वाइस कैप्टन जो है वो हेडलिन क्लासन को करके आए थे। अब मैंने अपना कैप्टन विल जैक्स को इसलिए किया, बंदा वन डाउन बैटिंग करता है, अटैकिंग बैट्समैन है, पिच जो है वो बैटर्स को अच्छा खासा सपोर्ट दे रही है और सिर्फ 4 मेन बॉलर्स ही हैं और आरसीबी का 5th मेन बॉलर जो है विल जैक्स है। उस केस में विल जैक्स 4 ओवर भी कंप्लीट करने वाला है। सो अगर बंदा 4 ओवर कंप्लीट करने वाला है, वन डाउन बैटिंग करने वाला है, तो ऑब्वियसली वही कैप्टनसी का सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। और जो हेडलिन क्लासन है वो हर मैच में 3 डाउन बैटिंग करता है, पूरे हर मैच में हर टूर्नामेंट में 3 डाउन बैटिंग करने ही आया है। और मैंने सोचा क्या पता इसका बैटिंग ज़्यादा ना आए, क्योंकि आरसीबी का बॉलिंग गंदा चल रहा है, तो क्या पता जो टॉप ऑर्डर है एसआरएच का वही ज़रा परफॉर्मेंस दे दे और क्लासन का ज़रा बैटिंग भी ना आए, क्लासन का डेथ में ही बैटिंग है, तो क्या पता वो 30-40 पर ही नॉट आउट रह जाए, तो उस हिसाब से मुझको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो मैंने प्रेडिक्शन पूरी सही थी, एनालिसिस पूरी अच्छी थी और मेरे रिसर्च भी पूरी अच्छी थी, लेकिन किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। सबसे पहले उस मैच में क्लासन 1 डाउन बैटिंग करने आ गया। जो बंदा हर मैच में 3 डाउन बैटिंग करने आ रहा है उस मैच में 1 डाउन बैटिंग करने आ गया, वो भी तब जब हिटिंग की ज़्यादा जरूरत नहीं थी। एसआरएच का फर्स्ट विकेट जो था वो 6th ओवर में ही गिर गया था, उसके बाद भी वो 1 डाउन बैटिंग करने आ गया। सबसे पहले किस्मत वहीं पर लग गई, क्योंकि सभी ओपोनेंट्स का वो सीबीसी था। मैंने उसको सीबीसी नहीं किया था क्योंकि मुझे लगता था कि वो 3 डाउन बैटिंग करने आएगा, तो सबसे पहले मुझे वही लग गया। उसके बाद चलो विल जैक्स का बैटिंग आया, मुझे लगता था कि चलो क्लासन का तो किस्मत खराब थी, चलो जैसे भी बॉन्डर आ गया। अब देखते हैं कि जो मैंने प्रेडिक्शन विल जैक्स का किया था वो कैसा रहने वाला है। विल जैक्स रन आउट हो गया, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदी किस्मत ही है। अगर आप देखोगे वो सिंपल आउट था तो भी बंदा मान लेता कि भाई अब प्रेडिक्शन खराब होगी, विल जैक्स आउट हो गया, क्लासन अच्छे रन मार गया, लेकिन विल जैक्स रन आउट हो गया, तो आपकी पता नहीं किस्मत आपका कब साथ देने वाली है, कब साथ नहीं देने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने रिसर्च अच्छी खासी की है, यही टीम परफॉर्म करने वाली है, फिर भी आपको सेफ्टी के लिए एक सेफ टीम तो ज़रूर बनानी है कि अगर आपके रिस्क वर्क भी नहीं किए तो जो मोस्ट ऑफ द ओपोनेंट्स करने वाले हैं उससे एटलीस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट तो वापस आ जाए। अब मैंने इस मैच में ऐसा नहीं किया और मेरा का सारा पैसा चला गया, मुझे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर वही सेम टीम में अपनी टीम का कैप्टन जो है विराट कोहली को करता और वाइस कैप्टन क्लासन को करता, जो कि मोस्ट ओपोनेंट्स कर रहे थे, तो ऑब्वियसली मैं सभी कॉन्टेस्ट को जीत जाता। तो उस हिसाब से आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करके चलनी ही चलनी है। अगर आपको लगता है कि यही प्लेयर परफॉर्म करने वाले हैं तब भी आपको थोड़ा सेफ जाना है और हेड टू हेड को ऐसे कॉन्टेस्ट 10 मेंबर जैसे कॉन्टेस्ट आपको जरूर ज्वाइन करना है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस आ जाए। तो उस हिसाब को ऐसा करना है। तो पहला पॉइंट यही है कि सबसे पहले आपको एक टीम से बिल्कुल भी नहीं खेलना है। अगर आपको लगता है कि यही टीम परफॉर्म करने वाली है तब भी क्या पता किस्मत आपका शुरुआत बिल्कुल ही छोड़ जाए, तो आपको सेफ टीम तो ज़रूर बनानी है। तो और आपको एक टीम नहीं बनानी है, डिफरेंट टीम्स बनानी है। इसका मतलब तो ये हो गया। उसके बाद आपको डिफरेंट कॉन्टेस्ट के साथ ज्वाइन करनी है। आपको एक ही टीम के साथ सभी कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करने हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हर कॉन्टेस्ट में बंदे का जो माइंडसेट है वो अलग रहता है। आप सेम माइंडसेट के साथ हर टाइप के माइंडसेट को बीट नहीं कर सकते हो, आपको उस हिसाब से चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो आपको उस हिसाब से डिफरेंट कॉन्टेस्ट के लिए डिफरेंट टीम्स को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला मुद्दा यही कि आपको हर मैच में कम से कम 2 से टीम तो बनाना ही है। एक H2H के लिए, H2H वाला टीम जो है वो 10 मेंबर में भी ज्वाइन हो जाएगा। एक H3H के लिए और एक H4H के लिए। H3H और H4H की टीम जो है वो सेम रहने वाली है, सिर्फ एक सीबीसी का मुद्दा रहने वाला है। अगर आप मिनी जीएल भी खेलते हो तो मिनी जीएल के लिए ऑब्वियसली आप जितने मर्जी मतलब बड़े रिस्क ले सकते हो। तो पहला पॉइंट यही है कि आपको कभी भी एक टीम से नहीं खेलना है और कभी भी एक कॉन्टेस्ट नहीं खेलना है। कम से कम 2-3 टीम तो बनानी ही बनानी है और एक कॉन्टेस्ट नहीं खेलना है। H3H पक्का खेलना है, H3H पक्का खेलना है, H4H पक्का खेलना है, 10 मेंबर वाली लीग पक्का खेलनी है, मिनी जेल पक्का खेलनी है। सो आपकी 3 टीम्स हो गई और आपके 5 कॉन्टेस्ट हो गए। आप मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आपने H3H 10 कर लिए, H4H 10 कर लिया, आप ऐसे ज़रूर कर सकते हो। लेकिन आपको ये कम से कम 5 कॉन्टेस्ट तो ज़रूर खेलने चाहिए और आपको एटलीस्ट 3 टीम तो ज़रूर बनानी चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। होप करता हूँ कि आपको फर्स्ट पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया कि आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इस तरह की रखनी है कि आपको कभी भी एक टीम नहीं बनानी है, 2 से 3 टीम तो कम से कम बनानी है। और आपकी जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो वो भी अलग अलग टाइप के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं। कम से कम 5 कॉन्टेस्ट तो करने ही है, मतलब 5 डिफरेंट करने हैं। वो आप कितना ज़्यादा करना है वो आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम ये डिफरेंट टाइप के 5 कॉन्टेस्ट जरूर ज्वाइन करने हैं। तो अब सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि लेट द टीम विल डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट। अब जैसे कि मैंने कहा
आरसीबी वाले मैच में, केकेआर वाले मैच में ऐसा था कि 12-13 प्लेयर ही लेने के लिए थे, उसमें से मैं सिर्फ 11 ही प्लेयर को अपनी टीम में कंसीडर कर सकता था। तो मतलब कुछ खास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे और मैंने क्या किया उस मैच में, ये सोचा कि भाई कुछ ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली यही प्लेयर्स परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैंने उस मैच में हाई इन्वेस्टमेंट कर दी और थोड़ा रिस्क ले लिया, विल जैक्स को कैप्टन कर दिया और विराट कोहली को अपनी टीम का वाइस कैप्टन कर दिया। अब जैसे कि मैंने कहा, लेट द टीम विल डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट। अब जैसे मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा कि अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यही बंदे परफॉर्म करने वाले हैं, मेरे पास कुछ खास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली सामने वाला बंदा भी यही सोचने वाला है, मेरा ओपोनेंट भी यही सोचने वाला है कि भाई कुछ ज़्यादा ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं है, तो इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली यही प्लेयर्स परफॉर्म करने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हाई कर देते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी कर देते हैं, क्योंकि इस मैच में यही परफॉर्म करने वाले हैं, कोई भी और एक्स्ट्रा प्लेयर परफॉर्म नहीं करने वाला है। तो सभी प्लेयर्स ऐसे ही करते हैं, उस केस में अपनी इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन वही सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर आपको लगता है कि कुछ खास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, कुछ खास डिफरेंशियल प्लेयर भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी है कि जो पैसा आप हार भी गए तो उसका ज़्यादा आपको दुख ना हो, क्योंकि ऐसे मैचेस में ऐसा ही रहता है जहाँ पर ज़्यादा कुछ खास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहता है, उसके मैच में आप पक्का हारते ही हारते हो, क्योंकि इस मैच में कुछ ना कुछ डिफरेंशियल ज़रूर होता ही होता है। जैसे अब आरसी वाले केकेआर एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें भी ऐसा हुआ कि दिनेश कार्तिक 83 रन खेल गया। अब देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से आप क्लासन को हिलोगे, कार्तिक का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है और हमारे पास और बहुत सारा बेटर ऑप्शन अवेलेबल थे, तो ऑब्वियसली कार्तिक का कोई भी सोचना नहीं वाला है। लेकिन उस मैच में सारे फ्लॉप हो गए, कार्तिक ने परफॉर्मेंस दे दिया, तो ऑब्वियसली उस केस में आप हारने ही वाले हैं, क्योंकि आपने यही सोच के चला है कि एसआरएच उसके इसमें डेथ में बॉलिंग कर सकता है, बैट में विकेट्स ले सकता है, तो आपने एसआरएच के डेथ बॉलर्स को कवर कर लिया। लेकिन डेथ ओवर्स में कार्तिक ने सभी बॉलर्स को बुरी तरह से मार दिया। तो ऑब्वियसली भले ही आपकी टीम के पास, आप मतलब ओपोनेंट की टीम के पास कार्तिक की टीम में नहीं है, लेकिन फिर भी आप हार सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो एसआरएच के डेथ बॉलर्स हैं उन्होंने अच्छी खासी मतलब गंदी बॉलिंग करके इकोनॉमी के पॉइंट माइनस करवा दिए, तो उस हिसाब से आप हार सकते हो। तो आपको ऐसा ही करना है जिसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम हो, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सेफ ही करेगा और वही पैसे इन्वेस्ट करना है जो हारने पर आपको ज़्यादा दुख ना हो। तो दूसरा पॉइंट यही है कि आपको अगर ज़्यादा टीम क्रिएट नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले में कहा, अब अच्छे खासे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, कम से कम 15 ऑप्शन तो रहते ही हैं, 15 में आप 11 लेते हो तो आपकी दो तीन टीम जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो उस हिसाब से आप डिफरेंट लीग्स को ज्वाइन कर सकते हो। जब ऑप्शन ही 11 से 12 अवेलेबल हो, कुछ खास ऑप्शन अवेलेबल ही ना हो, तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि तब आप डिफरेंट लीग्स को भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर सेम टीम से ही सभी को ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली कुछ खास रिजल्ट आने नहीं वाला है, आप हारने ही वाले हो। तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम करनी है। और अगर आपकी टीम ऐसी बनती है कि कुछ खास अच्छे और डिफरेंशियल ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। सो आपकी टीम अच्छी बन रही है, मतलब डिफरेंशियल प्लेयर है, तो ऑब्वियसली आपको H4H को ज्वाइन करना है। तो लेकिन फिर भी आपको सेफ तो ज़रूर जाना है, भले ही टीम ऐसी बन रही है, आपका रिसर्च अच्छा है, प्रेडिक्शन अच्छा है, लेकिन फिर भी किस्मत का कभी भी भरोसा नहीं रहता है। तो उस हिसाब से आपको एटलीस्ट सेफ टीम तो बनानी है, उसे H2H और 10 मेंबर लीग तो जरूर ज्वाइन करनी है। बाकी जितना बड़ा रिस्क ले रहे हो उतनी बड़ी लीग भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि लेट द टीम विल डिसाइड योर कॉन्टेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। सो जैसी टीम बन रही है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर टीम ऐसी बन रही है कि सेफ है, कुछ खास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ज़रा इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल भी मतलब बनता नहीं है। लेकिन अगर टीम डिफरेंशियल बन रही है, मतलब ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं, उस केस में 2 से टीम बना लेना। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, 5 डिफरेंट टाइप के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना, मल्टीपल जितना मर्जी कर लेना, लेकिन 5 कम से कम करना ही करना। तो उस केस में उसकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी होगी, आपके सभी पॉइंट्स कवर भी हो गए। जैसे आप लगा लो आपका रिस्क वर्क भी नहीं किया, तो ऑब्वियसली सेफ टीम वर्क करेगी, तो आपका H2H विनिंग होने वाला है, 10 मेंबर लीग भी विनिंग होने वाला है। उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट वापस आने ही वाला है। अब आपने बड़े बड़े रिस्क लिए, आपके रिस्क फ्लॉप भी हो गए, तब भी आपका इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न आ ही गया। और क्या पता अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट भी हो जाए। लेकिन अगर आप सोचो कि आपके रिस्क वर्क कर गए, सो अगर आपके रिस्क भी वर्क कर गए तो आप ऑब्वियसली H3H H4H तो सभी जीतने ही वाले हो। तो आप H2H तो मोस्ट ऑफ जीत ही जाओगे, क्योंकि उसमें ओपोनेंट जब सेव आते हैं, आप भी सेव ही गए हो, तो उस हिसाब से ज़्यादा फर्क रहता नहीं है। अगर किस्मत अच्छी रही तो ऑब्वियसली आप H2H तो जीत ही जाओगे। सो अगर आपके रिस्क वर्क भी किए तब तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होने ही वाला है। लेकिन अगर आपके रिस्क वर्क नहीं किए, आप तब भी ज़रूर से ज़रूर जीत सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस ले सकते हो या मार्जिनल प्रॉफिट में रह सकते हो। सो आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा ही रहने वाला है। अगर तो टीम्स अच्छी खासी बन रही है तब अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको डिफरेंट लीग्स ज्वाइन करनी है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आपके रिस्क वर्क किए, तो बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है। मतलब कालो रिस्क वर्क भी नहीं किए तो क्या आप कितने मैच तक वर्क ना करेंगे, 2 मैच में वर्क नहीं करेंगे, 3 में वर्क नहीं करेंगे, 4 में वर्क नहीं करेंगे, आपकी सभी में इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट वापस आ रही है सेफ टीम के साथ, हेड टू हेड जीत रहे हो, 10 मेंबर लीग जीत रहे हो, लेकिन कब तक विन नहीं करोगे जब आप 6th मैच में अपने रिस्क के साथ वर्क करें, उस मैच में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने वाले हो। तो देखो, आपके पहले मैच 5 मैच पूरी तरह फ्लॉप हो गए, आपका रिस्क कोई भी काम नहीं किया, लेकिन उस मैच में आपका लॉस नहीं हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वापस आ गई, तो आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जब आपका रिस्क वर्क किया तो ऑब्वियसली आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तो उस हिसाब से आपको टीम ऐसे ही क्रिएट करनी है, अपनी टीम देखनी है। अगर टीम में ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कम रखिएगा, लेकिन अगर डिफेंस अच्छे खासे हैं तो 2 से टीम क्रिएट करो और जो 5 कॉन्टेस्ट बताए हैं उसमें इन्वेस्ट करो, अच्छा खासा जीतने वाले हो। अब तीसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि नेवर इन्वेस्ट टू रिकवर इनिशियल लॉस। अब आप देखो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ड्रीम 11 में, इस हिसाब से कर रहे हो कि भाई मैंने पिछला लॉस कवर करना है, तो आप बिल्कुल ही हारने वाले हो। ड्रीम 11 छोड़ ही दो, तब तो बिल्कुल भी मत खेलो, क्योंकि अगर आप अपना पिछला लॉस कवर करने के लिए ड्रीम 11 में खेलोगे तब आप बिल्कुल भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे, आपके ऊपर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, जो भी सामने मैच आएगा आप लगा दोगे, कोई सी भी टीम के साथ लगा लोगे, उस केस में आपका दिमाग ज़रा वर्क नहीं करेगा, आपके ऊपर यही रहने वाला है कि भाई मेरे अपने पिछले लॉस को कवर करना है। सो अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि आप पिछले लॉस को कवर करना है, तो उस केस में आप रहने ही दो, ड्रीम 11 को ब्रेक ले लो, ड्रीम 11 को छोड़ दो, क्योंकि अगर आप ऐसे माइंडसेट के खेलोगे कि मैंने अपना पिछला लॉस कवर करना है, तो आपको और ज़्यादा लॉस होने वाला है। आप जरूर इस बात से एग्री करोगे, जब आपने ऐसा सोचा है कि ड्रीम 11 में बहुत सारा लॉस हो गया, आप उस लॉस को कवर करते हैं, तब आपका आगे और ज़रा लॉस हुआ है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा पिछले मैच में लॉस हो गया। अगर आपका किसी मैच में लॉस हो भी गया तो सिंपली आप नेक्स्ट मैच में खेलेगा ऐसा देखिए कि कोई ना इस मैच में बढ़िया करूंगा और इस मैच में प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करूंगा। आपको उस हिसाब से टीम क्रिएट करनी है, पूरी एनालिसिस करनी है कि आप इस मैच में विन कोशिश करो। आपको वो माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं रखना है कि भाई ये मैच तो मस्ट विन गेम है, पिछले भी हार कर आ रहा हूँ, बहुत सारा लॉस हो गया है। तब आप कुछ ऐसे सिलेक्शन कर लोगे जो आप थोड़े अननेसेसरी रिस्क हो जाएंगे, तब आप बहुत सारा पैसा हारने ही वाले हो। आपको कभी भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं रखना है कि आप अपना पिछला लो जो है वो कवर करने की कोशिश करो। तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ चलना है, सेफ चलना है। आपको इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि आपको अपना पिछला लॉस जो है वो कवर करना है। अब चौथा, आपको पता ही होगा आपको हमेशा सिलेक्टेड मैचेस खेलने हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे आप हर मैच की तरह खेलने की कोशिश करोगे तो हर मैच में ऑब्वियसली टीम थोड़ी सेफ ही बनती है, ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, अगर टीम सेफ क्रिएट हो रही है तो ऑब्वियसली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कुछ खास मतलब बनता नहीं है। आपको वही सिलेक्टेड मैचेस खेलने हैं जिसमें 15 से 16 ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो 15 से 16 ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप सेफ टीम करके H2H और 10 मेंबर ज्वाइन करिएगा, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए अगर आपके सारे रिस्क फ्लॉप हो गए। बाकी पीछे जो 4-5 प्लेयर्स बचे हैं जो आपने सेफ टीम में छोड़े हैं, मतलब वो हाई रिस्क की प्लेयर्स हैं, उससे H3H H4H खेल दिया, अच्छा खासा रिस्क लेके रिस्क वर्क किया, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने वाले हो। रिस्क वर्क नहीं किया तो ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट तो वापस आने ही वाली है। सो मेन यही मुद्दे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट इस तरह से करनी है कि अगर आपकी अच्छी खासी टीम्स क्रिएट हो रही हैं, डिफरेंशियल ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो डिफरेंट टीम्स क्रिएट करो। डिफरेंट टीम से जैसे कि मैंने कॉन्टेस्ट बताए हैं वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। टीम कैसे क्रिएट करनी है वो भी बता दी है कि अगर आप सेफ खेलना है तो H2H ज्वाइन करो, मतलब सेम टीम बन रही है, कुछ खास डिफरेंशियल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप 2 से 3 रिस्क ले रहे हो तो H3H ज्वाइन करो। 2 से 3 रिस्क लेने के साथ साथ CVC में रिस्क ले रहे हो तो H4H ज्वाइन करो। 10 मेंबर जो है वो सेफ ही रहती है H2H जैसे, तो उसमें से H2H जैसी टीम ही रखनी है। मिनी GL में जितने बड़े मर्जी रिस्क ले सकते हो वो आपके ऊपर है, तो इस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट रखनी है। सो मोर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है कि आपको इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि आपको सबसे पहले डिफरेंट टीम्स को क्रिएट करना है और डिफरेंट टाइप के कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है कि अगर आपका रिस्क वर्क भी नहीं किया तो आपकी हर मैच में इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए। जब आपका रिस्क वर्क करने लगेगा आप अच्छा खासा प्रॉफिट तो जनरेट करने ही वाले हो। सो ओवरऑल यही वीडियो थी। 4 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैंने कुछ 2 पॉइंट्स पर सबसे ज़्यादा मुद्दा दिया है कि लेट द टीम विल डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट, कि आपकी अगर टीम अच्छी नहीं बन रही है तो ऑब्वियसली ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आपकी अगर टीम कॉमन बन रही है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। टीम में डिफरेंशियल ऑप्शंस है तभी डिफरेंट टाइप के कॉन्टेंट ज्वाइन कीजिएगा, तभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और कभी भी पिछले लॉस को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, तब आपका और ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो उस हिसाब से आपको अपनी टीम क्रिएट करनी है। तो होपफुली आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ आया होगा और अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी कि आपको अपनी ड्रीम 11 में स्ट्रैटेजी कैसी है रहने वाली है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको फॉलो कर गए तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में रहने ही वाले हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब को भी, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छी खासी प्रेडिक्शंस मिलती रहती है, रिसर्च मिलती रहती है, एनालिसिस मिलती रहती है। अब मैंने बता दूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, लेकिन जो आप रिसर्च करोगे, आपकी डिफरेंशियल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, उसके रिलेटेड भी हर मैच का वीडियो चैनल पर अपलोडेड रहता है। तो आप उसकी हेल्प से भी अपना रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च के बाद उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने
वाला है। सो मेक श्योर कीजिएगा, यूट्यूब को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।